हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस साइंस एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। आप सबको पता है अपन ने पाचन तंत्र से संबंधित लगभग 3 वीडियो अपलोड कर दिए थे, जिसमें पाचन तंत्र से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के द्वारा समस्त डिटेल को अपन ने पढ़ा था। आज अपन श्वसन तंत्र का दूसरा वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हो रहा है। पहले वीडियो के अंदर अपन ने कुछ प्रश्नों को देखा था और आज वाले प्रश्नों को करने के बाद श्वसन तंत्र आपका पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमारे चैनल पर यानी कि इस अपने चैनल पर यहाँ पर एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो किताबें हैं उसी में से प्रश्न बनाए जाते हैं। अर्थात यहाँ पर जो भी आप कंपटीशन की तैयारी करते हो उस कंपटीशन की प्रश्न जो आते हैं वो कहीं ना कहीं इसी किताबों में से आते हैं। तो आज आप मेरे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका कर्तव्य बनता है कि आप कहीं ना कहीं चीज़ों को शेयर करें, ठीक है। उसके साथ साथ राजस्थान माध्यमिक व उच्च माध्यमिक की प्रैक्टिस सेट कराई जाती है, वो आप सबको पता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को 10वीं और 12वीं के बच्चों को जोड़ो ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। उसके अलावा राजस्थान के अंदर पटवार, रीट, राजस्थान पुलिस, ग्राम सेवक, आरएस, जितनी भी कंपटीशन परीक्षा होती है उसमें जो भी साइंस का पोर्शन आता है उससे संबंधित जो भी प्रश्न है वो सबकी प्रैक्टिस यहाँ पर कराई जाती है। एक एक प्रश्न एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबों में से बनाया जाता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और यदि आपका कोई सजेशन है तो आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सअप कर सकते हो। उसके अलावा मेरी जो पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी है जिसके अंदर भैराराम काड़ा बड़वल नाम से है, उसके अंदर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। साथ साथ सबसे पहले अपन पहला प्रश्न बिना टाइम गवा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। आप कॉपी और पेन लेके बैठिए ताकि आपको अपना खुद का मूल्यांकन कर सको। सबसे पहला प्रश्न अपन देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है आपका कि अंतःश्वसन में तनुपट, जब अंतःश्वसन होता है, अंतःश्वसन का मतलब है ऑक्सीजन को अंदर लेने की क्रिया। अंतःश्वसन, अंत का मतलब अंदर, श्वसन का मतलब रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेने की जो क्रिया होती है उसके अंदर जो तनुपट होता है, तनुपट का मतलब होता है डायफ्राम। तनुपट का मतलब क्या होता है? डायफ्राम, ठीक है। अब किसी को तनुपट डायफ्राम तो पता है लेकिन इंग्लिश में, हिंदी में तनुपट पता नहीं है। तो डायफ्राम जो शब्द है उसका हिंदी शब्द होता है तनुपट। तनुपट के अंदर क्या परिवर्तन होता है? तनुपट शिथिल होता है ये और चपटा, संकुचित या गुबंदाकार, शिथिल या गुबंदाकार, संकुचित या चपटा। तो सबको पता है कि जब आप ऑक्सीजन को ग्रहण करते हो यानी कि जब आपके शरीर में अंतःश्वसन होता है और एक होता है बहिःश्वसन। जब अंतःश्वसन होता है तब जो डायाफ्राम है यानी कि जो तनुपट है वो हमेशा संकुचित होता है। ध्यान रखना क्या होता है? संकुचित। अब पहले ऑप्शन में देखो क के अंदर क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले शिथिल लिखा हुआ है तो होगा नहीं। उसके अलावा ग के अंदर देखो शिथिल लिखा हुआ है, मतलब ग भी नहीं होगा, यानी कि ख और ग में से कोई एक है। दो ऑप्शन को सीधे सीधे कट गए। यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हो और कंपटीशन में जाकर बैठते हो तो आपके प्रश्न सॉल्व करने का तरीका जो है वो मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए परफेक्ट साबित होगा, जिसके अंदर आपको ऑप्शन को डिलीट करना है, ठीक है। दो ऑप्शन यहाँ पर डिलीट हो गए। अब दो ऑप्शन में देखते हैं कि कैसे होता है। बिल्कुल संकुचित होता है, तनुपट संकुचित होता है। जब तनुपट संकुचित होगा तो सीधी सी बात है तनुपट नीचे की ओर जाएगा। तनुपट कहाँ जाता है? नीचे की ओर जाता है। तनुपट नीचे जाएगा तो तनुपट का जो आकार है वो गुबंदाकार हो जाएगा या चपटा हो जाएगा। तो बिल्कुल 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 आप सही जा रहे हो। बिल्कुल इसका जो आंसर सही रहेगा वो रहेगा आंसर ग, यानी कि संकुचित होगा, संकुचित के साथ साथ में कैसा हो जाएगा? चपटा हो जाएगा। और जैसे ही वापस बहिःश्वसन होगा यानी कि CO2 बाहर निकलेगी, जब CO2 बाहर निकलेगी तब जो तनुपट होगा वो वापस शिथिल हो जाएगा, साथ साथ में क्या हो जाएगा? गुबंदाकार हो जाएगा। प्रश्न आता है सामान्य श्वसन की क्रिया में, सामान्य श्वसन की क्रिया में यानी कि जब श्वसन आपके नहीं हो रहा है, यानी कि आप ऐसे कैसे रहे हो, बहिःश्वसन के बाद की जो क्रिया होती है उसमें जो तनुपट होता है उसका आकार कैसा होता है? तो वो कैसा होता है? गुबंदाकार। कैसा होता है? गुबंदाकार। गुबंदाकार का मतलब है गुबंद के आकार का, यानी कि जब आप मंदिर के अंदर जाते हो और मंदिर के अंदर जाकर ऊपर वाले पार्ट को देखते हो तो वो पार्ट जो होता है वो गुबंदाकार होता है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वो आंसर ग रहेगा, ठीक है। जिसका सही हुआ है आप लास्ट में मेरे को कमेंट करके बता दीजिए कि हमारे इतने में से इतने सही हो रहे हैं। आप आज के आपके जो टोटल प्रश्न हैं वो टोटल प्रश्न 15 है, 15 में से सबके 12-13 प्रश्न सही होने चाहिए। दूसरा प्रश्न अपन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपकी उच्चवसन यानी कि एल्किलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। उच्चवसन, एल्किलेशन, ठीक है। एक आता है इनहेलेशन और एक आता है एल्किलेशन। इनहेलेशन शब्द जो शब्द है, इनहेलेशन का मतलब इन यानी अंदर लेने की क्रिया, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेने की क्रिया। एल्किलेशन का मतलब होता है बाहर निकालने की क्रिया। उच्च वसन का मतलब होता है CO2 को बाहर निकालने की क्रिया।
इस क्रिया के अंदर ये कैसी प्रक्रिया है, ये कैसी प्रक्रिया है, क्या सक्रिय प्रावस्था है, क्या निष्क्रिय प्रावस्था है, क्या भौतिक प्रक्रिया है, या निष्क्रिय व भौतिक दोनों। ठीक है, थोड़ा सा विचार कीजिए, मैं आपके लिए कुछ समय दे रहा हूँ। ठीक है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल, सब आंसर सब ने टिक कर दिया होगा। जो आपके उत्सवसन है, यानी कि जो एल्केलेशन होता है, वो एल्केलेशन एक निष्क्रिय प्रावस्था है, साथ साथ में एक भौतिक प्रावस्था है। भौतिक का मतलब होता है जिसमें आपके भौतिक जो अंग होते हैं उसके अंदर परिवर्तन होता है, यानी कि आपका जो फेफड़ा होता है वो बाहर की ओर CO2 को निकालने का काम करता है। बिल्कुल भौतिक भी है, निष्क्रिय भी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा आंसर ग। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपका सबका सही उत्तर हुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपका, मानव में विश्राम अवस्था में वयस्क की श्वसन दर कितनी होती है। शब्द को आपको पकड़ना है, श्वसन दर। जो आपकी श्वसन दर होती है, यानी कि रेस्पिरेटरी रेट जो होती है, वो कितनी होती है सामान्य विश्राम अवस्था में। जब आप विश्राम कर रहे होते हैं उसमें इसकी वयस्क अवस्था में जो श्वसन दर होती है वो कितनी होती है। बिल्कुल आपकी किताब के अंदर, NCERT की किताब और RBSE की किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है, स्पष्ट लाइन लिखी हुई है कि जो 16 से 20 प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर 16 से 20 बार विश्राम अवस्था में श्वसन की क्रिया होती है। बिल्कुल सबका आंसर सही है, तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा, आंसर का सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस माध्यम द्वारा होता है। यानी कि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने के लिए आपके शरीर में जो माध्यम होता है, जो मीडियम होता है, वो क्या होता है। क्या लसिका के द्वारा जाता है, क्या रुधिर के द्वारा जाता है, या लसिका या रुधिर दोनों के द्वारा जाता है, या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका सही आंसर रहेगा, बिल्कुल सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा रुधिर। क्या रहेगा, रुधिर। वैसे यहाँ पर देखिए तो लसिका जो होती है, लसिका है क्या, तो लसिका और रुधिर के अंदर अपन ने एक डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन देखा था। यहाँ अपन ने थोड़ा सा अंतर देखा था कि जो लसिका होती है वो अपशिष्ट रुधिर होता है, यानी कि रुधिर का जो अपशिष्ट पार्ट है, अशुद्ध रुधिर है, उसको लसिका कहते हैं। लेकिन ऑक्सीजन व CO2 का सामान्य जो परिवहन होता है वो रक्त के द्वारा होता है, और रक्त का पूरा जो तंत्र होता है उसको रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं, और लसिका का जो तंत्र होता है उसको लसिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर ख हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सबका आंसर सही हुआ होगा। आप साथ साथ में वीडियो को लाइक करते रहिए, साथ साथ में आपको क्या करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। काफ़ी दिन के बाद आज वीडियो लेके आ रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम थी, गांव में था, नेटवर्क प्रॉब्लम थी, लेकिन एक बार पुनः आपके बीच अब रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहूँगा, कोशिश करूँगा, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, और वैसे मौसम अच्छा नहीं है तो नेटवर्क प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि सीधी सी बात है अभी सैटेलाइट वेटेलाइट काम कम कर रहा है, भूकंप वाली स्थिति है, तो इस हिसाब से तूफान वाली स्थिति है, तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं समस्या हो रही है। तो आपके बीच जरूर सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। पांचवा प्रश्न अपन देखते हैं। पांचवा प्रश्न यहाँ पर है, आपके फेफड़ों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है। जो फेफड़े होते हैं उसकी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है। फेफड़ों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है। ठीक है, जो इसका सही आंसर रहेगा, क्या नेफ्रॉन है, क्या यकृत बालिका है, क्या वायु कुपिका है, या उपयुक्त सभी है। ठीक है, जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर का सही रहेगा, यानी कि नेफ्रॉन। क्या रहेगा, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन है वो फेफड़ों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, क्या आपका उत्तर सही है, बिल्कुल आंसर सही आ रहा है, आंसर सही आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो मैंने आंसर बताया, आंसर क इज रॉन्ग है। ठीक है, फेफड़ों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है, वायु कुपिका है, यानी कि क्या है, वायु कुपिका, यानी कि कुपिका है, जिसको इंग्लिश में एल्वोलाई कहते हैं, और जिसके ऊपर एक उत्तक पाया जाता है। उस उत्तक का नाम आपको कमेंट के अंदर बताना है कि जो आपकी वायु कुपिका होती है उसके अंदर कौन सा उत्तक पाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर बताया भी था कि वायु कुपिका के अंदर कौन सा उत्तक पाया जाता है। जो गर्सिका के अंदर जो उत्तक होता है वही का वही कुपिका के अंदर होता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, सबका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं, प्रश्न छठा। ठीक है, इससे पहले ही कि थोड़ा सा आपके मानव के जो श्वसनीय वृक्ष है उसका डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। मानव के फेफड़ों में जो श्वसनीय वृक्ष है, जिसमें सबसे पहले इसके जो ऊपर का पार्ट होता है यहाँ पर होता है। ऊपर के पार्ट यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ऊपर के पार्ट की ओर गर्शिका, और गर्शिका के नीचे यहाँ पर कंठ है। ठीक है, सॉरी गर्शिका नहीं, ग्रसनी, ग्रसनी के अलावा ऊपर कंठ। ठीक है, कंठ के द्वारा पहला पार्ट है, इसको प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। ठीक है, फिर आगे जाकर ये फेफड़ों में जाएगी, यानी कि यहाँ पर भी पूरा फेफड़ा है, इधर भी पूरा एक फेफड़ा है। इसमें सबसे पहले प्राथमिक के अंदर द्वितीयक, द्वितीयक में तृतीयक, ऐसे
ये बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये हो जाएगा। उसके अलावा आपके लास्ट में जो यहाँ पर पार्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो पार्ट है यहाँ पर वायु कुपिकाएं। यहाँ पर आपको दिखेगी कुपिकाएं, ये देखो ये पूरी पूरी आपको कुपिकाएं दिख रही है। कुपिकाएं, ये एक कुपिका होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे बहुत सारी कुपिकाएं होती है। ये कुपिकाएं जो होती है, ये कुपिकाएं क्या करती है, ये कुपिकाएं इसमें से जो भी ऑक्सीजन आएगी वो ऑक्सीजन यहाँ से होती हुई इस कुपिका में जाएगी और कुपिका के द्वारा कुपिका के बाहर की, और मैंने आपको बताया था रक्त वाहिनियाँ होती है उसके अंदर जाएगी और उसके अंदर से CO2 बाहर आएगी, CO2 यहाँ से होती हुई वापस जाएगी और ऑक्सीजन ऐसे जाएगी। ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये पूरी पूरा एक श्वसनीय मार्ग है, ठीक है। आगे का प्रश्न अपन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो आपके यहाँ पर दिया हुआ है वह एपिग्लूटिस क्या है। एपिग्लूटिस क्या है, जब आपने देखा था घाटी ढक्कन जिसको कहते हैं हिंदी में घाटी ढक्कन, ठीक है, घाटी ढक्कन, ठीक है। एपिग्लूटिस क्या है, तो क्या ये कोशिका है, क्या ये अंग है, क्या ऊतक है, क्या तंत्र है। तो बिल्कुल 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 सबका आंसर लगभग लगभग सही आ रहा है। एपिग्लूटिस एक प्रकार का ऊतक है, स्पष्ट लिखा हुआ किताब में एपिग्लूटिस एक प्रकार का क्या है, ऊतक है। एपिग्लूटिस कहाँ पाया जाता है, इसके लिए मैं आपके लिए डायग्राम लेके आया हूँ, ठीक है, आ रहा हूँ। डायग्राम के अंदर अपन देखते हैं कि एपिग्लूटिस क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ऊपर प्लेट है, यानी कि जीभ के ऊपर का पार्ट होता है उसको प्लेट कहते हैं। यहाँ पर ओरल कैविटी लिखा हुआ, मुख गुहा, ठीक है। ओरल कैविटी का मतलब होता है मुख गुहा। उसके अलावा मुख गुहा के अंदर फेरिक्स आ जाएगी, मतलब ग्रसनी, ठीक है, क्या आ जाएगी, ग्रसनी। ग्रसनी के नीचे ये वाला पार्ट है ग्रसिका। और यहाँ पर आप देखोगे ये सब लिखा हुआ एपिग्लोटिस। जैसे ही भोजन यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से जाने के बाद इसको कहाँ जाना है, इस पीछे की ओर जाना है, तो इस श्वसनी यानी कि जो श्वास मार्ग है इसके ऊपर ये ढक्कन की तरह कार्य करेगी और भोजन यहाँ से इसके ऊपर से जैसे ही गुजरेगा तो ये बंद हो जाएगी, जिसके द्वारा भोजन श्वास नली में जाने से रुक जाएगा और कहाँ चला जाएगा, आहार नली के अंदर चला जाएगा। तो एपिग्लोटिस एक प्रकार का पेशी ऊतक है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, कॉपी में आप नोट करके इसको लिख सकती हो। आगे का प्रश्न अपन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, छठा प्रश्न आपके है, नासा मार्ग में कौन सी अस्थि नहीं होती है, ठीक है। नासा मार्ग में कौन सी अस्थि नहीं होती है, ठीक है। इस प्रश्न को आपको करना है। सबसे पहले मैक्सिला और प्रोमैक्सिला, नेजल, एथेमोइड और हायोइड अस्थि, कौन सी अस्थि नहीं होती है, ठीक है। थोड़ा सा विचार कीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न काफ़ी सारे बच्चों का सही हुआ होगा या सही होगा, ठीक है। इसके अंदर मैक्सिला व प्रोमैक्सिला बिल्कुल होती है, नेजल भी होती है, एथेमोइड अस्थि भी होती है, लेकिन हायोइड जो बोन होती है वो हायोइड बोन जिसको जीवा अस्थि कहते हैं। कौन सी अस्थि, जीवा अस्थि, जो जीभ के पीछे की ओर पाई जाती है और जीभ जो होती है वो जीवा फ्रेनुलम से जो जुड़ी रहती है वहां पर एक अस्थि पाई जाती है जिसको हायोइड बोन कहते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो आंसर ग रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं अपन। प्रश्न 8वां प्रश्न आपके यहाँ पर दिया हुआ है, निःश्वसन है। निःश्वसन क्या है, अपन ने देखा था उच्च श्वसन। उच्च श्वसन क्या था, तो उच्च श्वसन एक निष्क्रिय प्रक्रिया थी और भौतिक प्रक्रिया थी। ये क्या है, ये एक सक्रिय प्रावस्था है और कैसी प्रावस्था है, भौतिक प्रावस्था है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर घ रहेगा, क व ख दोनों। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, सबका सही हुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं, प्रश्न 9वां, ठीक है। ज्वारीय आयतन का मान होता है, ज्वारीय आयतन का मान कितना होता है। ज्वारीय आयतन का मतलब है एक उच्च श्वसन या एक निःश्वसन में, निःश्वसन में तो ग्रहण की गई और उच्च श्वसन में बाहर निकाली गई जो O2 व CO2 का जो आयतन होता है उस आयतन को क्या कहते हैं, ज्वारीय आयतन कहते हैं। सबको परिभाषा पता होगी। इसका जो मान होता है वो होता है 500 ml। कितना होता है, 500 ml। बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है, सही आंसर ग रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं, प्रश्न 10वां, ठीक है। थोड़ा सा जटिल प्रश्न बढ़ाया गया लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। इनहेलेशन, 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 सबसे पहले इनहेलेशन कहते किसे, अंतःश्वसन को कहते हैं या बहिःश्वसन को कहते हैं। बिल्कुल सही है, अंतःश्वसन। अंतःश्वसन का मतलब है निःश्वसन, नी का मतलब नीचे की ओर, ऑक्सीजन नीचे की ओर आएगी। एल्केलेशन में आयतन व दाब के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन को पढ़िए, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, दाब अपरिवर्तित, अपरिवर्तित वाला तो ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पर, तो पहला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, बिल्कुल वक्ष गुहा का आयतन तो बढ़ता है, ये बात तो फिक्स है। दाब भी अधिक हो जाता है, बिल्कुल दाब क्या अधिक होगा, नहीं दाब अधिक नहीं होगा, यानी कि आपका ख भी गलत हो जाएगा। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, दाब कम हो जाता है, बिल्कुल ये आपका सही आंसर रहेगा। वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, आयतन बढ़ जाता है सॉरी, और दाब क्या हो जाता है, कम। दाब अंदर की ओर दाब कम हो जाएगा, बाहर की ओर दाब ज़्यादा होगा, तो बाहर की जो ऑक्सीजन होगी वो अंदर आएगी। सीधा सा नियम है कि जो आपकी कोई वायु होती है वो वायु अपने उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है।
बाहर की ओर दाब अधिक हो जाएगा, फेफड़ों में कम दाब है, फेफड़ों में कम दाब होगा तो बाहर अधिक दाब के द्वारा ऑक्सीजन अंदर आएगी। यदि दाब अंदर अधिक हो जाएगा, जब आपको CO2 को बाहर निकालना है तो क्या हो जाएगा, फेफड़ों का दाब अधिक हो जाएगा, अंदर दाब अधिक बाहर कम, तो CO2 क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ये नियम होता है, ये आप साइंस का नियम है कि किसी भी चीज़ का अपनी उच्च सांद्रता से या अपनी उच्च कंसंट्रेशन से निम्न कंसंट्रेशन की ओर गमन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर ग हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सबका आंसर सही हुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो आपका प्रश्न है एल्किलेशन में आयतन व दाब। पहले पूछा था इनहेलेशन, अब पूछ रहा है एल्किलेशन। एल्किलेशन का मतलब है बहिःश्वसन। बहिःश्वसन यानी कि आप कह सकते हो उच्च वसन, यानी कि CO2 का बाहर निकलना। इसमें क्या होता है, अभी मैंने आपको बता दिया था, वक्ष का आयतन कम हो जाता है, बिल्कुल आयतन तो कम होगा। ठीक है, दाब भी कम हो जाता है। ठीक है, दाब कम नहीं होगा, दोनों चीज एक दूसरे के विपरीत होगी। यदि आयतन कम तो दाब अधिक, दाब अधिक तो आयतन कम। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। आयतन कम व दाब अपरिवर्तित, अपरिवर्तित वाला तो सिस्टम ही नहीं होगा। यदि अपरिवर्तित होगा तो कहीं ना कहीं ये क्रिया होगी नहीं। ठीक है, आयतन अपरिवर्तित, ये भी गलत हो जाएगा। आयतन कम और दाब अधिक हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर रहेगा, आंसर ग से रहेगा। यानी कि आपके जो यहाँ पर आयतन तो कम हो जाएगा और दाब क्या हो जाएगा, अधिक। मैंने अभी कहा था फेफड़ों के अंदर आपका दाब अधिक हो जाएगा, वायुमंडल में दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बाहर कम अंदर ज़्यादा, तो अंदर से बाहर की ओर, बाहर ज़्यादा अंदर कम, तो बाहर से अंदर की ओर, ये नियम है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर ग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है अंतःश्वसन के लिए सही कथन। अंतःश्वसन जो होता है उसके लिए सही कथन क्या है। अंतःश्वसन के अंदर आपकी अंतराप्रसूक पेशियां, उसके अलावा जो तनुपट होता है उसके अंदर क्या परिवर्तन होता है। तीन यहाँ पर आपके कथन दिए हुए हैं। बाह्य अंतराप्रसूक पेशियां संकुचित होती है, बिल्कुल। जो आपकी बाह्य अंतराप्रसूक पेशियां होती है संकुचित होती है, बिल्कुल सही है। अंतःश्वसन में ये संकुचित होती है। पसलियां बाहर की ओर व ऊपर की ओर खींचती है, बिल्कुल सही है। पसलियां कहाँ आती है, ऊपर की ओर। ठीक है, जब आप ऑक्सीजन को अंदर लेते हो, जब आप किसी भी समय आंख बंद करके, जब आप आंख बंद करके ऑक्सीजन को अंदर लेने की कोशिश करती हो, उस समय क्या होता है कि आपकी जो पसलियां होती है वो पसलियां ऊपर की ओर आती है। आप इसको प्रैक्टिकल के द्वारा भी कर सकते हो, पसलियां ऊपर की ओर आती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके तनुपट चपटा एवं नीचे की ओर आ जाता है। तनुपट चपटा हो जाता है। एक प्रश्न के अंदर अपन ने देखा था कि जो अंतःश्वसन होता है उसमें तनुपट चपटा हो जाता है और नीचे की ओर आ जाता है, यानी कि उसका जो आकार है वो आकार कैसा हो जाता था, चपटा, साथ साथ में वो कैसा हो जाता था, संकुचित हो जाता था। तो सबसे पहले पहला भी सही है, बाह्य अंतराप्रसूक पेशियां संकुचित होती है, पसलियां बाहर एवं ऊपर की ओर खींचती है, तनुपट चपटा एवं नीचे की ओर आ जाता है। यानी कि A, B व C तीनों आपकी सही है। आपका क उत्तर है वो सही रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सबका उत्तर सही हुआ होगा, सबका प्रश्न सही हुआ होगा। थोड़ा सा जटिल प्रश्न है, लेकिन पूरे जितने भी श्वसन है, अंतःश्वसन और बहिःश्वसन से जो भी आपके समझने का पोर्शन है उसको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के अंदर लिया गया है, ताकि सभी चीज़ें आपको समझ में आ सके। नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो है उच्च वसन के बारे में सही कथन क्या है। उच्च वसन का मतलब है CO2 का बाहर निकलना, बार बार कह रहा हूँ, CO2 का बाहर निकलना। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, बाह्य अंतराप्रसूक पेशियां शिथिल होती है, बिल्कुल सही है। तनुपट भी शिथिल, बिल्कुल तनुपट भी शिथिल होता है। ठीक है, पसलियां स्वयं के बाहर के कारण नीचे आ जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। उच्च वसन के अंदर जो पसलियां ऊपर गई थी वो उच्च वसन में वापस नीचे आ जाएगी, दूसरा भी सही है। तनुपट गुबंदाकार हो जाता है, वापस उस स्थिति में आ जाता है। यानी कि यहाँ पर भी A, B और C तीनों ही सही है। तीनों को मैंने इसलिए लिया है ताकि आप इस चीज़ को समझ सको कि उच्च शोषण में क्या क्या होता है, बहिःश्वसन में क्या क्या होता है। सभी चीज़ों को एक साथ में मैं बता देता हूँ कि अंतःश्वसन और बहिःश्वसन में क्या क्या होता है। ठीक है, आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, तनुपट। निःश्वसन के अंदर तनुपट क्या होता है, तनुपट संकुचित होता है, साथ साथ में चपटा हो जाता है। तो उच्च श्वसन में गुबंदाकार और शिथिल। ठीक है, बाह्य अंतराप्रसूक पेशियां अंतःश्वसन में तो संकुचित, और बहिःश्वसन के अंदर या उच्च वसन के अंदर क्या हो जाती है, शिथिल। ठीक है, उसके अलावा पसलियां, ठीक है, अंतःश्वसन में पसलियां ऊपर की ओर आ जाती है, अंतःश्वसन में पसलियां ऊपर की ओर आ जाती है। साथ साथ में क्या होता है कि आपकी पसलियां ऊपर की हो जाएगी तो आयतन जो होगा वो आयतन क्या हो जाएगा, अंतःश्वसन में आयतन बढ़ जाता है, दाब क्या हो जाता है, कम। बाहर दाब ज़्यादा हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, कम, जिसके कारण कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा कि आपकी बाहर से ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पर आयतन कम, दाब अधिक।
ठीक है। तो यहाँ पर कुछ परिवर्तन है आपके अंतःश्वसन में। बहिःश्वसन के अंदर क्या हो जाएगा, बहिःश्वसन के अंदर अंतरापरशुक पेशियां शिथिल होगी, तनुपथ गुबंदाकार हो जाएगा, ठीक है। वापस तनुपथ उसी स्थिति में आएगा, साथ साथ में यहाँ पर दाब अधिक हो जाएगा और आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस सभी चीज़ों की 5-6 पॉइंट, इस 5-6 पॉइंटों को ध्यान रखना। कभी भी कंपटीशन के अंदर आपके अंतःश्वसन और बहिःश्वसन से संबंधित एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अंतःश्वसन के दो, निःश्वसन के दो, इनहेलेशन के दो, एक ही बात है। बहिःश्वसन के दो, उच्छ्वसन के दो, या आप इसको एल्केलेशन के दो, एक ही बात है। 3-3 नाम है, इस नामों को ध्यान रखना। बाकी आपके कहीं से भी कैसा भी प्रश्न पूछे आपका सही होगा, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहेगा वो आंसर ग रहेगा, ठीक है। तीनों के तीनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं। 14वां जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है वो प्रश्न है, उच्छ्वसन के समय सीटी की आवाज़ आना कौन से रोग की पहचान है, ठीक है। ये अपन ने देखा था कि उच्छ्वसन जो होता है, उच्छ्वसन उसके अंदर सीटी की जो आवाज़ आती है, उस आवाज़ के आने का कारण कौन सा रोग है, ठीक है। क्या श्वसनी शोध है, क्या सिलिकोसिस है, या अस्थमा है, या वात स्फीति है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो बिल्कुल 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 सही है। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अस्थमा, ठीक है। अस्थमा जो रोग होता है, उस अस्थमा रोग के अंदर कहीं ना कहीं आपके शरीर के अंदर सीटी की आवाज़ आती है। नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं कि आपका जो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है उस प्रश्न को आप देख लीजिए कि आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न को एक बार पढ़िए आप। अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं, ठीक है। आपका इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपके लिए कुछ समय मैं दे रहा हूँ, इस समय के अंदर आप इसको कर दीजिए, ठीक है। कि अवायवीय स्थिति में जब जीवाणु के द्वारा जैविक अपघटन होता है उस क्रिया को क्या कहते हैं, तो उस क्रिया के लिए क्या आ जाएगा, उस क्रिया के लिए आप क्या आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल आप सही जा रहे हो। आपका जो सही आंसर रहेगा वो क्या, किण्विनीकरण है, उर्वरकीकरण है, संदूषण है, या कंपोस्टिंग है। तो इसका सही आंसर रहेगा बिल्कुल सही है, किण्वनीकरण। यानी कि अपन ने देखा था कि जो किण्वन की क्रिया होती है उस किण्वन की क्रिया के अंदर, किण्वन की क्रिया के अंदर आपका जो जीवाणु होते हैं, जो भी बैक्टीरिया होते हैं, वो आपके जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसका अपघटन करते हैं। कार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के द्वारा, अवायवीय शोषण के द्वारा कहीं ना कहीं एल्कोहल यानी कि C2H5OH का निर्माण होता है, साथ साथ में CO2 बाहर निकलती है। ऐसी क्रिया को किण्वनीकरण कहते हैं। और किण्वन की जो खोज की थी वो किसने की थी, बिल्कुल किण्वन की खोज की थी लुई पास्टर ने की थी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा, आंसर क सही रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके 15 में से अधिकांश प्रश्न सही हुए होंगे। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बार बार कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, अन्यथा आप छोड़कर चले जाइए। आपको कहीं कोई करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पढ़ना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। और साथ साथ में सभी बच्चों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप कम समय के अंदर मेरे चैनल को काफ़ी अच्छी ग्रोथ के ऊपर पहुँचा दिया है, ठीक है। तो आप सबका धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिए, अच्छा सा वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, थैंक्स अलॉट।